हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑन सेट्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है U, और हमारे पास एक सेट है A। तो अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, ये हमारा सेट A है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो क्या कहेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर डैश आप यूज करोगे, सो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होता है, एक सेट ही होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप कैसे रीड करोगे, मतलब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से बना होगा, बस उसमें ए के ही एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जिस सेट में उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो अगर हम बात करें ए की, अगर ये सेट ए था तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम शेड कर लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे, मतलब ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से अगर बी होता तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के। पहला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट। ये ध्यान में रखिए आप कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से ही पता चल रहा होगा कि सेट ए ये है और सेट ए कॉम्प्लीमेंट ये है। तो दोनों को अगर हम यूनाइट कर दें, दोनों का यूनियन करें, तो क्या होगा, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में इतने एलिमेंट्स आते हैं और बाकी जितने बचे वो ए के एलिमेंट्स हैं। तो अगर दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। आप वेन डायग्राम से इसको देख सकते हो, इसका और इसका यूनियन पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये आप इससे प्रूव कर सकते हो। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू नल सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो जो आपको सेट मिलेगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट ए में होगा वो तो ए कॉम्प्लीमेंट में हो नहीं सकता है, और जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा फाई, दैट इज नल सेट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है कि डबल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट का हम फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो हमारे पास एक सेट है ए। सेट ए का मतलब क्या हुआ, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालूं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बचे, केवल इतने। तो फिर से हमको ए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट का आप दो बार कॉम्प्लीमेंट करो, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है खुद वो सेट। देन नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये दो डी मॉर्गन्स लॉ आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का
होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो इन दो लॉ को आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको वेन डायग्राम से प्रूव करके देख लेते हैं। तो मेरे पास एक सेट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो दो सेट हमारे पास, ये ए हो गया, और ये वाला जो सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपको पता है ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये सेट, दिस इज ए यूनियन बी। ये जो रेड लाइन में है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। और अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, डेफिनेशन वही है कॉम्प्लीमेंट की। तो ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ क्या बच रहा है, इसको छोड़ के बाकी सबको हम शेड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। जो ब्लैक में है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इन ब्लैक। जो ब्लैक में है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है वो इसी के इक्वल आता है जैसा ये है। तो ज़रा इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पे सेम क्या है हमारे पास, ये जो सेट है वो ए है, सेम वैसे ही रखेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा सेट था वो बी था, ये हमारे पास ए है और ये बी था। अब हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट को मैं फ़िलहाल इस तरीके से शेड कर लेता हूँ, मतलब ए को छोड़ के सब कुछ आएगा उसमें, केवल ए नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखिए आप, ए नहीं आएगा, ए को छोड़ के उसमें सब कुछ आएगा। तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे ध्यान रखिए, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट भी आएगा, केवल ए वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, जितना ए का पार्ट है उसको छोड़ के सब आएगा। दूसरा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे शेड करता हूँ, या मैं रेड से शेड कर लेता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम होती है। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं इस तरीके से शेड कर लेता हूँ। तो इसमें बी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, बी को छोड़ के सब कुछ हम शेड कर लेंगे, केवल बी बचेगा यहाँ पे। तो केवल बी इसमें नहीं आएगा, बाकी सब इसमें इंक्लूड होगा। तो बी को छोड़ के पूरा आप शेड कर लीजिए, ये ए का ये वाला पोर्शन भी शेड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपको ब्लैक में दिख रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट आपको रेड में दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन रीजन है वो देखिए, कॉमन रीजन कौन सा होगा, जिसमें रेड भी होगा और ब्लैक भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रीजन है उसमें या तो केवल रेड है या तो नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ। कॉमन रीजन क्या हुआ, इस ए यूनियन बी को छोड़ के सबको। तो बाकी हमारे पास बचा वही, तो दैट इज बोथ आर सेम, दोनों में सेम ही रीजन आ रहा है। तो इसका हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम वेन डायग्राम से इसको इजीली प्रूव कर लेते हैं। अब इसको भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली प्रूव कर सकते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ये है ए और दूसरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है बी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी, ए तो इसको छोड़ के सब कुछ, ये वाला जो पार्ट पोर्शन होता है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको छोड़ के जो बाकी सब कुछ बचता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसका कॉम्प्लीमेंट वही होगा, बी को छोड़ के बाकी जो सब कुछ होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो मिल गया, है ना, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास केवल इतना रीजन बचा, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये चेक करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक
सेट होगा ए और यहाँ पे होगा हमारे पास बी। अगेन जैसे ये था ए और ये था बी, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ये होगा ए और ये होगा बी। अब ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है, ए को छोड़ के सब कुछ, तो ये ए सेट है, ए को छोड़ के सब कुछ, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लैक में शेड कर रहा हूँ, ए को छोड़ के सब कुछ। तो इसमें बी का पोर्शन भी आएगा पूरा। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट को भी हम शेड करते हैं, तो इसको हम रेड में शेड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारा, सॉरी बी में नहीं आएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के पूरा रीजन बी कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं करना है इस समय, हमको देखना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को मिला के जो कुछ भी आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है इन दोनों को मिला के। तो इसमें दोनों को कॉमन रीजन नहीं देखना है यहाँ पे, दोनों को, क्योंकि यूनियन है ये, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो दोनों का जो भी रीजन आ रहा है, जितना भी, या तो ए कवर कर रहा है या फिर बी कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट है, तो जितना ए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जितना बी कॉम्प्लीमेंट कवर कर रहा है, सबको कंबाइन कर लो। तो सबको कंबाइन कर लो तो केवल इतना रीजन हमारे पास बच रहा है, और इतने रीजन को छोड़ के बाकी सब कुछ हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रीजन जो होगा, ये पूरा का पूरा रीजन केवल इसको छोड़ के, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हो कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। तो दो लॉ ध्यान में रखिए आप, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ तो आप जानती हो, वैसे इसको लिखने की जरूरत है नहीं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होगा फाई का कॉम्प्लीमेंट नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब नल सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे नल सेट के एलिमेंट को छोड़ के, जितने भी बचेंगे। तो दैट इज सारे के सारे एलिमेंट कौन से सेट में आते हैं, यूनिवर्सल सेट में। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज फाई, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप, ये दो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट बचे उनका सेट, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट बचता ही नहीं है, तो उनका सेट क्या होगा, नल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई, दैट इज नल सेट। तो ये चीज़ें आपको सेट के कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में ध्यान रखनी है। तो अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिलेशन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी सेट में, या किसी भी सेट के यूनियन या इंटरसेक्शन में। तो अगर हमारे पास कोई सेट है ए, कोई सेट है बी, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में टोटल, मतलब हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। ए यूनियन बी कौन सा है, ये वाला पर्टिकुलर रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ए यूनियन बी। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना, ए के तो पूरे एलिमेंट्स काउंट होंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी के भी पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक गलती कर लेते हैं, इतना नहीं होगा। जो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, कौन सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, तो इसको हमने 2 बार काउंट कर दिया। जब हमने ए के एलिमेंट्स को काउंट किया तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, और जब हमने बी को काउंट किया, बी में एलिमेंट्स काउंट किए, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स फिर से काउंट होंगे। तो हमने 2 बार काउंट कर दिया, तो इसका मतलब एक बार क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, एक बार कम करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं ए यूनियन बी में। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अगर हम देख लेते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे एक कंडीशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेम ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स प्लस सी के एलिमेंट्स। लेकिन अगेन आप क्या गलती करते हो, ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने ए में भी काउंट किया
और बी में भी काउंट किया, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये बी में भी काउंट किया और सी में भी काउंट किया, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन होगा ए और सी जो दोनों में कॉमन है। तो जब आपने ए में काउंट किया तब भी काउंट किया और जब सी में काउंट किया तब भी इसको आपने काउंट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या अब ये सही हो गया? नहीं, ये अभी भी सही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, देखे ये तो आपने माइनस कर दिया, फिर से आपने ये माइनस कर दिया, फिर से आपने ये माइनस कर दिया और आपको लगता है ये सही हो गया। बट अगर आप इस रीजन को देखिए, ये वाला जो रीजन है दैट इज़, ये कौन सा रीजन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन आ रहा है ये पर्टिकुलर रीजन। तो आपने जब काउंट किया होगा, जब आप ऐड कर रहे थे तो ये ए में भी ऐड हुआ था, बी में भी ऐड हुआ था और सी में भी ऐड हुआ था, तीनों में ये ऐड हुआ था। तो ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, जबकि हमको केवल एक ही बार इसको रखना चाहिए था। लेकिन जब आपने माइनस किया, तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहे थे, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी था, तो उस समय आपने इसको हटाया, तो एक बार तो कम कर दिया आपने इसको। फिर जब आपने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया तो दूसरी बार भी आपने इसको हटा दिया, तो 2 बार तो हट गया। और जब आपने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो तीसरी बार भी आपने इसको हटा दिया। कौन से पोर्शन को? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पोर्शन को। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस पर्टिकुलर पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले को 3 बार ऐड किया और तीनों बार आपने उसको हटा दिया, तीनों बार माइनस भी कर दिया। तो 3 बार ऐड करके 3 बार माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो अभी इसमें काउंट हुआ ही नहीं, ये तो आपने इसमें ऐड ही नहीं किया। तो अब क्या करना पड़ेगा, 3 बार ऐड करके अगर आपने 3 बार माइनस कर दिया तो एक बार फिर से ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। बहुत इजी है, आप वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप वेन डायग्राम को अच्छे से रीड करना सीख जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी हो जाती हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल स्पीक स्पेनिश, 26 इंग्लिश और 29 हिंदी। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। तो हम डेटा नोट कर लेते हैं कि स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश वो कितना है, दैट इज़ 21। जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो कितने हैं, दैट इज़ 26। और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हैं 29। अब आगे क्या लिखा है, 14 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड इंग्लिश। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश एंड इंग्लिश, तो बोथ दोनों है तो कॉमन है, तो स्पेनिश इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो कितने हैं ये 14 है। उसी तरीके से 12 लोग जो हैं वो हिंदी और स्पेनिश बोलते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश इंटरसेक्शन हिंदी दैट इज़ 12। और तीसरा 14 हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, तो नंबर इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, तो वो कितने हैं 14। और कुछ है यहाँ पे, हाँ एक और चीज़ है, 8 स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी इंटरसेक्शन स्पेनिश, और यू कैन से स्पेनिश इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8। तो आपको पूछा जा रहा है कितने लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करो तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले हम अलग अलग रीजन को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पेनिश हो गया, ये हमारे पास इंग्लिश हो गया, ये हमारे पास हिंदी हो गया। तो स्पेनिश बोलने वाले टोटल लोग हैं 20। तो हम अगर इन रीजन को देखें तो एक रीजन केवल स्पेनिश वाला है जो बाकी किसी और में कॉमन नहीं है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। अगर आप ऐसे में करोगे तो ऐसे में क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। जो इन दोनों में कॉमन रीजन है, मतलब केवल इतना वाला, इस रीजन को हम डी मान लेते हैं। जो इतना रीजन है इसको हम
ई मान लेते हैं, और जो इतना रीजन है जो दोनों में कॉमन है इसको हम एफ मान लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, और जो ये रीजन बच गया जी, तो हमने सारे रीजन को क्लासीफाई कर दिया अलग अलग। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्पीक ओनली हिंदी। तो मुझे ये सी की वैल्यू पता करनी है। मुझे क्या वैल्यू पता करनी है? सी की वैल्यू पता करनी है। तो जो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश वो कितना है? 21। तो सी की वैल्यू पता करने के लिए मुझे क्या पता है? सबसे पहले देखिए, मुझे ये हिंदी वाला रीजन पता है। हिंदी वाला रीजन कौन है? ये वाला। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? सी, एफ, जी और ई। तो हमको पता है कि जो वैल्यू है दैट इज सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना है? दैट इज हिंदी। हिंदी कितने लोग बोलते हैं? 29। तो टोटल रीजन कितना आएगा? ये 29 आ जाएगा। ये टोटल रीजन जो पूरा का पूरा रीजन है ये कितना आ रहा है? खैर इस पे तो हम बाद में जाएंगे। ये है 26 वाला, और ये पूरा का पूरा जो सर्कल है इसमें कितना आएंगे? 21। तो अब हमको ये वैल्यूज पता चल गई। अच्छा, अब जो जी है, जी क्या है? जी की वैल्यू मुझे पता है। जी क्या है? एस इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच, ये तीनों में कॉमन है। तो जी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, दैट इज 8। तो यहाँ पे जी इक्वल टू कितना है? 8। तो यहाँ पे देखिए जी इज इक्वल टू हमको 8 मिल चुका है। अब हमको ये जो वैल्यू है दैट इज ये क्या है? किस किस में कॉमन है? ये स्पेनिश और हिंदी का कॉमन रीजन है। तो मतलब दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश एंड हिंदी, ये कितना है? 12। तो स्पेनिश और हिंदी दैट इज जी, ये इसमें जी है प्लस एफ, तो जी प्लस एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। जी की वैल्यू पुट कीजिए आप, 8 प्लस एफ। एफ कितना है? एफ को एफ ही रहने दीजिए, 12। तो एफ की वैल्यू मिल गई यहाँ से, दैट इज 4। तो अब एफ की वैल्यू 4 हमको मिल चुकी है। अब तीसरी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे हमको ई चाहिए, एफ चाहिए और जी चाहिए। तो जी तो ऑलरेडी मिल चुका है। एफ की जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है, और हमको अब केवल ई चाहिए। तो ई कैसे मिलेगा? ई यहाँ पे है। तो ई के लिए ये वाला रीजन देखिए, जी प्लस ई, जी प्लस ई वाला जो रीजन आ रहा है प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 14। तो अब यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कीजिए, 8 प्लस ई इज इक्वल टू 14। तो ई की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से दैट इज इक्वल टू 6। तो अब हमको ई की भी वैल्यू मिल चुकी है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम देना है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में ई, एफ और जी तीनों की वैल्यू पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा? सी प्लस ई की वैल्यू है 6 प्लस एफ की वैल्यू है 4 प्लस जी की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 29, और यू कैन से सी प्लस 18 इज इक्वल टू 29, और यू कैन से सी इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास किसकी? इस पर्टिकुलर रीजन में जो मतलब केवल हिंदी बोलते हैं वो कितना है? 11। हाँ, आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेनिश ओनली, तो स्पेनिश ओनली के लिए क्या हो जाएगा? ये रीजन। तो बस आपको रीजन पता होना चाहिए। देन तीसरा आ सकता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली के लिए क्या है? बी। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। तो ओनली 2 लैंग्वेजेस में कौन कौन आएंगे? एक ये वाला रीजन जो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं केवल, लेकिन इसमें से आपको ये डी चेक करना है, डी प्लस ई प्लस एफ। जी नहीं आएगा उसमें, तो जी को आप एक्सक्लूड करेंगे। तो डी वाला रीजन, एफ वाला रीजन और ई वाला रीजन। तो आप अगर वेन डायग्राम बनाते हो तो बहुत ईजी होता है। अगर ये आता है कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो क्या होंगे? ए, बी और सी, इन तीनों को आप ऐड कर लोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। तो आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हमने सी कैलकुलेट किया था, फिर बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तीनों को ए, बी और सी तीनों को आप ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आपके पास हमेशा अगर 3 सेट्स का क्वेश्चन आता है और अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो तो बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है सेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।